दोस्तों नमस्कार। अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ की एक अलग ही पहचान है और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए अपने अलग तरीके से अपने ही अंदाज में बहुत ही शान हमारे आजमगढ़ की जो शान को गरिमा को जो बढ़ाए हैं। केबीसी में जाकर अमिताभ बच्चन जी की जो केबीसी चलता है उसमें केबीसी में जाकर के जो आजमगढ़ की गरिमा को बढ़ाए हैं, हम उस भैया के पास हैं। आइए उनसे सब कुछ उनसे परिचय या उनका जाने का रास्ता या उनका भविष्य सब कुछ उन्हीं से सुनते हैं, जानते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। थैंक यू। सर, जिस तरह से आप आजमगढ़ से चल करके केबीसी के मंच पर बच्चन जी के पास गए और आजमगढ़ का गौरव बढ़ाया, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका? ये सफ़र कहीं न कहीं चुनौतीपूर्ण था मेरे लिए और मुझे उस चुनौती अ, को पार करते हुए जो मेरा सपना था, जो मेरा मकसद था, उसको पूरा करना था और फाइनली मैंने वो सपना केबीसी के मंच पे जाके पूरा किया, जो मैं पिछले 12 साल से देख रहा था और उसपे कोशिश कर रहा था जाने की और तैयारी कर रहा था कि मुझे बस यही मंच से जो मेरे मेरे ज़िंदगी का जो मकसद है, उद्देश्य है, वो पूरा होगा। तो अगर आप युवा हैं, अगर आप इस मुकाम से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो कुछ युवाओं के लिए वो रास्ता बता दीजिए कि अगर कोई युवा वहाँ तक जाना चाहता है, तो कैसे जाए? मैं बस आज़मगढ़ के युवा हों या फिर हमारे देश के या हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हों, मैं उनसे बस इतना कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य को, अपने मकसद को बिल्कुल एक केंद्रित करके, एक दृढ़ प्रतिज्ञा करके उस पे काम करिए और सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो आपने कहा कि 10 साल से हम प्रयास कर रहे थे, तो इस प्रयास के पीछे आपके परिवार का भी हाथ रहा होगा? जी, बिल्कुल। मैं पिछले 12 साल से निरंतर कोशिश कर रहा था और पढ़ाई, हालाँकि मैं ये बात अपनी फैमिली को कभी शायद बताया नहीं था कि मैं इस तरह की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इसमें और मैं बनना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। इवन किसी को पता नहीं था और मैंने कभी अपनी दिल की बात कभी शेयर नहीं की। हाँ, मेरी पत्नी है, वो साथ रहती है, वो उसको थोड़ा वो जानकारी है इसके बारे में केबीसी के, तो मैं उससे जो भी डिस्कस करता और कहता था कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ और मैं ऐसा करूँगा। तो लेकिन घर में और किसी को और मैं किसी से ज़्यादा शेयर भी नहीं करता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत, हालाँकि जानने को तो सभी लोग जानते थे केबीसी के बारे में, लेकिन ये होता था कि मैं जब प्रूफ़ कर दूँगा, जब मैं साबित कर दूँगा, तो कहीं न कहीं उनको तब अच्छा लगेगा। तो कहीं न कहीं मतलब ये लग रहा है कि अगर हम ये चीज़ पहले परिवार वालों को या किसी भी आस-पड़ोस के लोगों को बता देते, तो शायद उनको लगता कि ये क्या बोल रहा है, इतने बड़ा मंच है, वहाँ कैसे पहुँचेगा? मतलब आपके अंदर की जो भावनाएँ हैं, उसको गिरा देते वो। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं ये चीज़ क्योंकि मैं 1-2 बार हालाँकि बस ऐसे ही बोलता था अपने माँ और पिताजी से कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, बार-बार फ़ेल हो जा रहा हूँ, तो वो भी निराश होते थे कि हालाँकि माताजी हमारी कहती थी कि अरे चिंता मत करा, एक दिन ना एक दिन ज़रूर होई, कोशिश करा। तो बाबूजी हमारे कहते थे कि परेशान होला झूठे, काहे कुल में परेशानी में टेंशन लेला। लेकिन फिर भी वो उनका एक मेरी खुशी के लिए वो ऐसा बोलते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं दुखी रहूँ या परेशान रहूँ। लेकिन वो तो मेरे मन का एक जज़्बा था, मेरे एक हिम्मत थी, एक हौसला था कि मुझे करना है, क्योंकि मेरे घर की स्थिति बस वही मंच से सुधर सकती थी, सही हो सकती थी। अ, और जो मेरा सपना था, जो मेरा उद्देश्य था, वो वहीं से पूरा हो सकता था। तो अब आपसे एक सवाल जानना चाहते हैं कि केबीसी के मंच तक जाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं? क्या सिस्टम है सारा वो बताइए? केबीसी का मंच पे जाने के लिए हमें टीवी पे देखना तो बहुत आसान लगता है, लेकिन आसान दिखने में लगता है, लेकिन उसके जो पड़ाव हैं, जो उसमें जो उसकी प्रक्रिया है उसको पूरा करने की, वो कहीं न कहीं बहुत ही कई दौर से गुज़रनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप। उसमें कम से कम 5 से 6 दौर का सामना करना पड़ता है और हर एक पड़ाव को पार करना होता है। और एक ईश्वर का भी साथ कहूँ तो मैं लक भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपकी कोशिश सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान, ये आपके रास्ते खोल देते हैं। अगर अगर केबीसी की बात करें कि वहाँ तक जाने के लिए जो सवाल-जवाब होते हैं आपस में, तो उसकी अगर कोई युवा तैयारी करना चाहता है जाने के लिए या उसका सपना भी होगा आप जैसे का, तो वो किस तरह का क्या करे कि वहाँ तक वो पहुँच सके? मैं उससे बस उन लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो अगर आप
इस मंच पे जाना चाहते हैं, अगर आपने एक ठान लिया है, एक भरोसा, एक आत्मविश्वास बना लिया है, तो आप बिल्कुल उम्मीद मत हारिए, क्योंकि वो मंच सबके लिए है, छोटे-बड़े, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो कैसा भी हो, बस आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए, और आपकी जो पढ़ाई, मेहनत हो, लगन हो, उसमें जाने के लिए वो आपको निरंतर करनी पड़ेगी। तो जब आपको कॉल आया था, तो मतलब कब आया था कि आपको तत्काल बुलाया गया, कैसे हुआ? ये सारा प्रोसेस हम जानना चाहते हैं कि केबीसी से कैसे लोग जाते हैं, क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है? मतलब उसका जानकारी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो अभी कुछ लोग को केबीसी के बारे में जानकारी है, सवाल-जवाब के बारे में जानकारी है सोशल मीडिया, टीवी मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसका जो प्रोसेस होता है जाने का, वो तरीका लोगों को पता नहीं है, तो वो तरीका हम जानना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, उसका मैं स्टेप अगर सिक्योरिटी रीजन कोई ना हो तो बताएँ, अगर कोई मतलब आप बता सकते हैं तो बता दें। बिल्कुल, उसमें कोई ओपन है बिल्कुल ये, कोई सिक्योरिटी या कोई भी मतलब ना बताने वाली बात है नहीं, क्योंकि ये एक ओपन मंच है और उसमें बिल्कुल सारी चीज़ें, प्रक्रिया, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल वो लिखित होती है, और वो आपको बिल्कुल नेट पे, सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगी, और आपको जो उनका सोनी लिव ऐप है, एप्लीकेशंस है, उसमें भी मिल जाएगी। उसमें पहली बार होता क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जब भी सीज़न शुरू होता है केबीसी का, तो उससे 2 से 3 महीने पहले मंथ अप्रैल मंथ में या मई के मंथ में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अमिताभ बच्चन सर सवाल डालते हैं, करीब 10 से 12 रात में 9 बजे सोनी चैनल पे। तो उस सवालों को जवाब आप एक-एक दिन अपने मोबाइल पे मैसेज के थ्रू भेजते हैं। उसमें एक यूनिक नंबर होता है, वो पूरी डिटेल बताते हैं कि आपको कैसे भेजना है और किस तरह से भेजना है। तो वो सवाल पूछते हैं, जो उसका आंसर सही होता है तो उसको मैसेज बना के उस यूनिक नंबर पे भेजना होता है। इसके बाद जब आप रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है आपका नंबर, तो आपके फ़ोन पर एक कॉल आती है विदिन 15 डेज़ के अंदर। तो 15 दिन के अंदर आपके पास एक कॉल आएगी और उसमें आपकी पूरी डिटेल होगी, और डिटेल लेने के बाद आपका प्रोफ़ाइल एक तरह से, फिर आपसे आईवीआर कॉल के थ्रू 2 प्रश्न पूछे जाएँगे, 2 सवाल पूछे जाएँगे। उस दोनों सवाल को आपको सही जवाब देना होता है नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर आपने वो दोनों सवाल का जवाब दिया, तो आपको ग्राउंड ऑडिशन के लिए फिर कॉल आएगी। आपको कॉल ग्राउंड ऑडिशन के लिए आएगी, और वो आपका 10 से 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर ही वो फिर कंडक्ट करते हैं वो लोग बड़े शहरों में, जैसे लखनऊ, दिल्ली, मुंबई। तो जो मैंने दिया था इस बार, वो मुंबई दिया था। उसमें क्या होता है कि ग्राउंड ऑडिशन के लिए आपको 1 दिन पहले पहुँचना होता है, फिर मॉर्निंग में ही वहाँ पे आपकी सारी टाइमिंग वगैरह आपको वो मैसेज कर देते हैं, बता देते हैं। फिर वहाँ पे आपसे फिर दोबारा रिटन टेस्ट होता है 20 प्रश्न का। उसमें आपको उसको क्वालीफ़ाई करना होता है इंटरव्यू के लिए। अगर आप उसको नहीं क्वालीफ़ाई कर पाएँगे, तो आप इंटरव्यू के लिए कंडक्ट नहीं कर सकते। आपको तुरंत वहीं से आपको घर भेज दिया जाता है। तो आपको 20 प्रश्न को जवाब देने होते हैं, और फिर आपको इंटरव्यू फ़ेस करना होता है। कुछ ही टाइम में, सेम डे, आपको वो फिर वेट करने के लिए बोलते हैं, रुकने के लिए बोलते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपसे पर्सनल डिटेल ली जाएगी, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में, और फिर आपसे 10 से 12 फिर क्वेश्चन किए जाएँगे, जीके से रिलेटेड, करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर आपसे ये बोलेंगे थैंक यू। अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो आपके पास कॉल जाएगी आपके मोबाइल नंबर पे। तो मेरा जो फ़ोन आया था वो 8 अगस्त को ही आ गया था कि आप मुंबई में, सॉरी, आप केबीसी में सेलेक्ट होते हैं, बधाई आपको देते हैं उनको, और वो फिर बोलते हैं कि आपको 23 तारीख को मुंबई आना है। 10 से 12 दिन का उसके अंदर बिटवीन टाइम होती है। तो मुझे 15 दिन का टाइम मिला था मुंबई जाने के लिए। जी। तो एक सवाल और है आपसे कि आपने ही कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमें केबीसी के मंच पे जब पहुंचे तो हमें ठंड लग रही थी, लेकिन इस समय ठंड का मौसम तो है नहीं, आपकी कोट की आवश्यकता कैसे पड़ गई? जी, बिल्कुल, देखिए वहाँ का जो उस सेटअप होता है वहाँ का, उस स्टूडियो का, वहाँ पे अमिताभ बच्चन सर ने मुझे बताया कि वहाँ के जो सेटअप्स हैं उसके सारे को कूलिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें लगी होती हैं। तो वो उसका रीज़न था वहाँ का एटमॉस्फेयर को कूलिंग करने का। लेकिन वो इतना कूलिंग होता है कि हम जैसे लोग अब गाँव से हैं, शहर में रहे हैं, अब इतना एयर कंडीशन में तो रहे नहीं हैं, नॉर्मल टेम्परेचर में रहते हैं। तो कहीं न कहीं वो अपने अपोज़िट था अपने बॉडी को
से। तो वो इतना ठंड थी, इतना मेरा हाथ भी सुन्न हो गया था, काँप रहा था मैं। तो मैंने उनको बताया कि सर ऐसी-ऐसी बात है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड, तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी इस इसे ठंड रखने की वजह इसकी है, ये है, ये है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ, तो उन्होंने अपनी पर्सनल जैकेट, जो उनका अपना जैकेट वो घर से पहन के आते हैं, वो मुझे उपहार में देते हैं। तो वो पहनाते भी हैं, और वो पल मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल होता है और बहुत यादगार पल होता है। और मैंने भी अभी भी वो जैकेट सँभाल के रखी है, और उन्होंने मुझे उपहार में दिया कि आप इसको आप हमेशा पहनिएगा। तो एक लीजेंड की जैकेट है, जिनको लोग देखने के लिए, मिलने के लिए, उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसते हैं। उनके घर के सामने रोज़ डेली हज़ारों लाखों लोग केवल उनका बाय करने के लिए, उनको हाय करने के लिए खड़े रहते हैं, वेट करते हैं। तो वो एक अपनी जैकेट पर्सनल लिए, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं उनका सच में बहुत बड़ा फ़ैन था और फ़ैन हूँ, क्योंकि उनकी मूवी मैं बहुत सारी देखा हूँ, मैंने पसंद की, मैं करता हूँ। उनके गाने सारे पसंद करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक सवाल और है कि लास्ट में जब आपने 15-16 सवालों का जवाब दे दिया, तो उसके बाद बच्चन सर लगभग हमने टीवी में देखा है कि हर लोगों से पूछते हैं कि इतनी भारी भरकम का जो रुपया आपको मिल रहा है, इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे? तो हम पूछते हैं क्या करेंगे? देखिए, वो रकम मेरे लिए सच में बहुत बड़ी है, बट कहने का मतलब ये है कि छोटी भी है। जो मेरा मकसद है, जो मेरा उद्देश्य है, उसमें मैं सबसे पहले अपना प्रायोरिटी, जो मेरा घर है, आपने देखा ही होगा, कच्चा है मेरा घर अभी, तो मैं कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं बता दूं, आप फ्रेम में देख भी रहे होंगे, ये हमारी भाषा में तो इसको थपुआ नरिया कहा जाए, आपको लोग क्या समझते हो पता नहीं, लेकिन ये इनका मकान है, इनका कच्ची दीवार है, कच्चा घर है। और आप देख रहे हैं कि एकदम बिल्कुल टूटा फूटा घर है, जिस घर की बात भैया कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस हालात से आदमी निकल करके अगर इतने बड़े मंच, राष्ट्रीय मंच पे अगर आदमी पहुंचता है, तो इसके पीछे परिश्रम बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ भैया, कुछ घर के बारे में बताएं। तो वो जो भी उससे जो भी मुझे पैसा मिलेगा, सबसे पहले मैं अपने घर के लिए उसका यूज़ करूँगा। और भी मेरे कुछ अपने कुछ छोटे-मोटे सपने हैं मेरी फैमिली में, उनकी जो इच्छा है उनकी पूरी करूँगा। और एक अपना छोटा-सा स्टार्टअप खोलूँगा, और बच्चों के एजुकेशन के लिए लगाऊँगा। और जो मेरी वाइफ़ भी कुछ करना चाहती हैं, ब्यूटी से रिलेटेड काम है, उनके भी उनमें हेल्प करूँगा। तो यही सारी मेरे कुछ ख्वाहिशें हैं, और मेरी फैमिली के जो पूरी करूँगा। अच्छा भैया, लास्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर वो हम जानना चाहें तो क्या वो बता सकते हैं क्या क्वेश्चन था, आपने क्या आंसर दिया था? जो आखिरी क्वेश्चन था वो एक खेल से रिलेटेड था, खेल से संबंधित था। उसमें एक भारतीय मूल की पहली महिला जो इंजीनियर थी, कौन-सा रेस जीती थी, वो उसका आंसर था। आखिरी क्वेश्चन था। उसका आंसर मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं था, लेकिन माइंड में कहीं क्लिक कर गया था कि यही होगा। लेकिन मैं पूरी तरह श्योर नहीं था, और मैं उसको क्विट कर दिया, क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मैं एक बड़ी रकम जीत चुका था। और वो हो सकता है अगर मैं हारता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस होता। तो इसकी वजह से मैं कहा कि जो मेरा सपना है, टाइटल है, कौन बनेगा करोड़पति का, करोड़पति बनने का, वो मैंने ले चुका हूँ। तो बस मैं इतना ही से खुश हूँ। अच्छा, आपने ये भी बताया था कि अगर इसकी केबीसी में जाने के अगर कोई आप प्रयास कर रहे हैं, कोई भी युवा या लड़की या लड़का, तो बताते हैं कि आप ही के द्वारा सुना गया था कि पेपर द्वारा ज़्यादा अनुभव मिलता है। जी बिल्कुल, मैं न्यूज़पेपर पिछले करीब सच पूछिए तो मैं निरंतर 20-25 साल से पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने फ़िल्मों के बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर खेल के बारे में, फिर जैसे-जैसे मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया और भी चीज़ों को लेके, तो मैं इसमें फिर पढ़ने लगा। और 2011 में जब मैं केबीसी के लिए तैयारी कर रहा था, तो 2011 में फिर मैं पूरी पेपर के बारे में पढ़ने लगा, क्योंकि जो केबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे, वो मैक्सिमम पेपर से ही मिलते थे, न्यूज़पेपर से ही मिलते थे, अखबार से। तो मैं 2011 से फिर कंटिन्यू लगातार मैं खुद अपने घर पे मँगाता था पेपर, जो भी मेरी ज़रूरत थी उसके हिसाब से मैं डेली पेपर लेता था। तो 2011 से मैं करीब 12 साल कंटिन्यू पेपर ही पढ़ा मैं। और जो भी कुछ पढ़ाई का और हेल्प लेना था, तो मैं मोबाइल से पढ़ लेता था। लेकिन ज़्यादातर मैंने न्यूज़पेपर से ही सारे मैक्सिमम नोट्स बनाए थे। तो सर, अभी अभी तो आप इतने सक्सेसफुल हो गए हैं, तो क्या आपकी अभी भी जो ये बिजनेस से संबंधित प्रयास थे, या फिर पढ़ाई से संबंधित जो प्रयास थे, वो चालू रहेंगे, या फिर अब ऐसे? जी बिल्कुल, देखिए मैं ना शिक्षा के प्रति बहुत ही मेरा दिल लगाव रहा है, और मैं कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ।
कुछ टेंशन हो, तनाव हो, प्रॉब्लम्स हो, तो जब हम कुछ जानकारी या नॉलेज गेन करते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं माइंड को पुशअप करता है, वो बूस्ट करता है, तो अच्छा लगता है। तो इसलिए हर आदमी को मैं यही कहूँगा और पढ़ना चाहिए और कुछ न कुछ ज्ञान की चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका पर्सनैलिटी डेवलप होता है और आप एक समाज में अगर कुछ बातें वो डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने फैमिली में अपने बच्चों को, अपने कुछ भी अगर उनको जानकार नहीं पता है तो आप उनको बता सकते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है। इसलिए ज्ञान जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देख रहे हैं कि आजमगढ़ से हमारे जो पूरे ज़िले की शान का जो पूरा गौरव आपने बढ़ाया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने ये इतना बढ़िया काम किया है, हमें लगता है अभी तक आजमगढ़ में किसी ने ऐसा नहीं किया होगा, आपने फर्स्ट टाइम किया, ये भी एक इतिहास का विषय है। तो अभी आप लोग इस भैया के बारे में क्या सोच रहे हैं? अगर इस तरह से आप लोग भी एक प्रकार से ना कहते हैं एक लाइन में कि रातों रात करोड़पति हो जाना, तो ये बात साबित कर दिया है भैया ने। अगर ये बात आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो इस टिप्स के माध्यम से आप लोग भी अपने हिसाब से कुछ नया कर सकते हैं।